मिस्टर कौशल कुमार यादव और शरद विक्रम सिंह। तो तालियों के साथ के बारे में हम ये व्याख्यान आज दे रहे हैं। सबसे पहली चीज ये, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो सबसे मूल निवासी रहते हैं देश के, उन्हीं लोगों को जनजातीय या आदिवासी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक, उसके बाद बाहर से लोग आए, कई आक्रांता आए, उन लोगों ने हम लोग मूल निवासियों को अपने स्थानों से हटाया और वहां पर कब्जा किया। ठीक, तो मूल लोग जो हुए वो आदिवासी रहे, वही इस देश के मूल निवासी रहे। जो सबसे ज्ञात सोर्स हमको मिलता है यहाँ पे उन जनजातीय या आदिवासी लोगों का, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड किस्म के लोग थे, जो इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में जैसे संतलीज है, जारवा है, कोराव है, ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं पूरे के पूरे भारत में। इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारी जनजातियां हैं, इनमें से कुछ के जो बहुत ज्यादा फेमस हैं या जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनके बारे में बस थोड़ा बहुत बताया जा रहा है। इसके बाद जो हम लोगों का मेन टॉपिक है कि विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा। तो योगदान से पहले कि आखिरकार स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने विद्रोह क्यों किया, क्या कारण है कि उनको स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह करना पड़ा। आदिवासी या कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी समाज होता है, कोई भी समुदाय होता है, किसी चीज का विरोध या विद्रोह कर रहा है तो कोई कारण रहा होगा उसका। बिना कारण से तो कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए विद्रोह नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है विद्रोह की? ब्रिटिशर्स की जो नीतियां थी, कौन सी नीतियां? भू राजस्व की नीतियां थी। भू राजस्व मतलब जो टैक्स कलेक्शन करते थे या टैक्स लेते थे लोगों से, उनकी नीतियां। तो उस समय शुरुआत में 17वीं 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने कुछ नीतियां बनाई। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती या जबरन उनसे टैक्स कलेक्शन किया जाता था। ठीक, इसलिए ये विद्रोह पनप पाया। इसके अलावा सामाजिक या समाज के तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर वो वनों में उपयोग करने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सारे जंगलों से लकड़ी के काटने पर यह उपयोग। कभी भी देखेंगे तो उन्होंने आम लोगों को या आम जनता को कभी भी परेशान नहीं किया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि आम लोग उनके विद्रोह या उनके विरोधी नहीं है। कौन है उनका विद्रोह या विरोधी? सिर्फ ब्रिटिशर्स हैं या उनके एजेंट रहते थे। तो वो जब कभी भी हमला करते थे तो आम जनता या आम समाज को कभी भी परेशान नहीं करते थे। वो सिर्फ साहूकारों को, एजेंटों को, ब्रिटिशर्स के जो अधिकारी होते थे उनको, उन्हीं से दंगा फसाद या विद्रोह या हमले किया करते थे। इसके अलावा आम लोगों को परेशान नहीं करते थे। ठीक, और मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सफल सेमिनार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी उपस्थित हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज की क्या भूमिका है ना। तो आप सब भी हमारे देश की आज़ादी में या इस आदिवासी संस्कृति या कल्चर को बचाए रखने में योगदान दिया। तो अगर हम इसको शुरू करने के पहले कुछ संरचनात्मक चीज़ें जो हम आज जानेंगे उसके बारे में यहाँ है, आप देख भी लीजिए कि जनजाति समाज का परिचय, जीविका और संस्कृति। तो परिचय आपको समझ में आया, भी सर ने बताया। हम चलते हैं, चुनौतियां हैं या बाधाएं हैं जो आदिवासी समाज में वर्तमान टाइम में आ रही है। तो धीरे धीरे छोड़ के, चाहे वो औद्योगिकरण की बात हो, शहरीकरण की बात हो, लोग शहरों की तरफ पलायन किए और नए कल्चर को अपनाते चले गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज भी आदिवासी समाज में गिने जा रहे हैं। आदिवासी समाज में अगर हम कुछ इसका वर्गीकरण करें तो ऐसा नहीं है अक्सर हम उनके कल्चर या संस्कृति के आधार पर कर देते हैं। नहीं, सिर्फ कल्चर के आधार पर नहीं, भौगोलिक आधार पर भी हम कर सकते हैं, भाषाई आधार पर और राजनीतिक अवस्था कि इनके भौगोलिक स्थान और इन्हीं क्षेत्रों में आदिवासी समाज पाए जाते हैं। इनकी एक भौगोलिक अवस्थिति होती है और प्राय आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में या जहाँ नदियां और झील है। एक चीज, दूसरी चीज भाषा, कि हर समाज की अपनी एक भाषा होती है। हमारे यहाँ एक आम बोलचाल में जो कहावत है कि कोस कोस से पानी बदले, चार कोस पे भाषा, कि भारत एक ऐसी डाइवर्सिटी है कि आप एक दो कोस जाइए तो पानी बदल जाता है, और 4 कोस पे चले जाइए, एक कोस का मतलब लगभग 3 किलोमीटर, 4 कोस पे चले जाइए यानी 12-15 किलोमीटर
किलोमीटर के बाद पास जाइए तो आपको बोली बदल जाएगी, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, आप कहीं भी जाइए देखने को मिलता है। तो आदिवासी समाज जो है भौगोलिक स्थान आधार पे भी अलग अलग है। जैसे सर ने बताया कि अंडमान में, तो अंडमान के जो जनजाति हैं वो अलग हैं। आपको यहाँ गोंड हैं, और जगह जाएंगे आपको संथाल मिलेंगे, समझ रहे हैं। और हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे उधर थारू, जांसौरी अलग अलग मिलेंगे, जो अभी आप शायद नहीं जानते होंगे। तो हर जगह अलग अलग समाज के आदिवासी मिलते हैं, जिनकी अपनी बोली, भाषा, रहन सहन, कल्चर भी अलग अलग होते हैं, ये चीजें होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, और खाद्य आदतों में योगदान, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, प्रकृति की पूजा और शोषण नहीं। यानी आदिवासी समाज की जो प्रमुख चीजें हैं वो क्या है, खाद्य आदतों में योगदान, कि जो आज हम खाद्य खा रहे हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, आप अभी हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि आदिवासी कल्चर से ही पूरा भोजन की परंपरा चली जाएगी। दूसरा, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, ये आप आज भी देखते होंगे कि कैसे हम, ये भी आपको बताएंगे कि प्रकृति के साथ हम सामंजस्य कैसे बना करके हैं, इसके बाद में भी चर्चा करेंगे। और प्रकृति की पूजा, ये हम आपको अभी जस्ट बताते हैं। सर प्लीज, जनजाति और आदिवासी सब देखिए, आप लोग जानते हैं ना, हमारी संवैधानिक भाषा है जनजाति, और हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं आदिवासी, तो दोनों शब्द एक ही हैं। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब उसी खाद्य सामग्री की हम बात करेंगे जो होता है, तो जो लोग इतिहास पढ़ेंगे वो इन चीजों को जोड़ पाएंगे। पहला चीज है इसमें कि जो आदिवासी समाज का जो प्रारंभिक था भोजन, वो शिकार और खाद्य पदार्थों का संग्रहालय है। तो आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो पाषाण काल था, विशेष और पूरा पाषाण काल, उस समय जो समाज था वो आखेकर हुआ करता था। यानी हम क्या करते थे, शिकार करते थे, जंगलों में जाते थे, और उस समय हमारे पास आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो कच्चे मांस खाते थे, फलों पे निर्भर रहते थे। तो ये जो आज का 90 चला आ रहा है, तो क्या है, आदिवासी समाज से ही निकल के आ रहा है, जो उस समय शिकार करके खाते थे। बस अंतर ये आया कि जैसे ही हमने आविष्कार किया आग का, तो अब उसी भोजन को हम क्या कर दिए, पका दिए। और आज भी वो आ रहा है, नहीं आ रहा है हमारे खाद्य कल्चर में। तो देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, आज भी वो कल्चर हमारा चला आ रहा है, और आप बड़े शौक से नॉनवेज खाते हैं। और जो भी आप ये पढ़ेंगे कि हाँ टेलीविजन का आविष्कार इसने किया, वायुयान का आविष्कार इसने किया, ये नियम इसने दिया, आप ये कभी नहीं पढ़ेंगे कि आग का आविष्कार किसने किया। क्यों? क्योंकि उस समय कोई शिक्षा व्यवस्था तो थी नहीं, कोई इतिहास तो लिखा नहीं जा रहा था। तो जरूर कहीं न कहीं किसी देश के मूल निवासी ने तो आग का आविष्कार किया होगा, और जो भी किया होगा आदिवासी समाज का ही रहा होगा, क्योंकि वो अपने खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही तो आग का आविष्कार किया होगा, उससे स्वादिष्ट भोजन मिले, अच्छा मिले। समझ में आया? तो जो खाद्य सामग्री उस समय चल रहा था वो आज भी हम खा रहे हैं। बस ये था कि उस समय हम शिकार करके कच्चा खाते थे, अब हम आग का आविष्कार करके पके भोजन के रूप में भोजन को कर रहे हैं। दूसरा है पशुपालन। तो आप जब इतिहास में पूरा पाषाण काल से आगे बढ़ेंगे तो मध्य पाषाण काल का कार्यकाल आता है। उस समय पशुपालन शुरू हुआ था पूरे यानी देश में। तो आप देखिए यही आदिवासी समाज जो पहले मांसाहार पर निर्भर था, अब वो जानवरों को पालना शुरू किया, यानी जानवरों को पालना, जैसे गाय भैंस, इन सब छोटे छोटे जानवरों को। अब जब जानवरों को पालना शुरू हुआ तो सबसे बड़ी समस्या जो ये आई वो आई जानवरों के चारा को लेकर कि उनको चारा कहाँ से मिले, क्योंकि जहाँ जानवर होंगे एक समय बाद वहाँ चारा समाप्त हो जाएगा। अब मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, अगर गर्मी आ गई तो ऑलरेडी चारा कम हो जाएगा, जहाँ बारिश होगी वहाँ चारा होगी। तो उसके लिए जानवरों के चारे के लिए लोगों ने क्या किया, पलायन किया। यानी यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो आर्य लोग आए, कहा जाता है कि वो जानवरों के चारों की खोज में हमारे यहाँ आए थे, मध्य एशिया से होते हुए, ठीक है। तो अब जब हमारे पास जानवर आ गए तो हमारा क्या हुआ, पलायन शुरू हुआ, हम एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किए। अब यहीं से समाज बचना शुरू होता है कि कैसे देखो अलग हो गए ना। एक है जो वही रह गए जहाँ है, जो पशुपालन किए वो चारे के खोज में जानवर लेकर आगे निकल गए। अब जहाँ उनको चारे या सारी सुविधाएं पर्याप्त मिल गई तो वही ठहर गए, और ठहर कर उन्होंने क्या शुरू कर दिया, खेती करना, नवपाषाण का, है ना। तो अब वही आदमी जो पहले सिर्फ कच्चे मांस को खाता था वो जानवर को भी पालने लगा और क्या करने लगा, खेती। और जब आप खेती करना शुरू करेंगे तो कहीं के आप क्या बनेंगे, अस्थायी निवासी। अब आप दर दर भटकेंगे नहीं, क्योंकि खेती करने वाला भटकेगा नहीं, खेती एक ही जगह होगी, तो आपको अब अस्थायी जीवन जीना हो
प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, अस्थायित्व आया। जो मनुष्य इधर उधर एक देश से दूसरे देश में भटकते थे चारे की खोज से, अब वो कृषि करते हुए अस्थायी हो गए। तो जो जहाँ अस्थायी हुआ वहीं का निवासी बन गया। और जो आज भी उन्हीं जंगलों में रह गया, जिसका कोई कहीं नहीं गया और समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया, अभी भी कटा है, उसका सामाजिक विकास उतना नहीं हो पाया, यानी जीवन के हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया, तो कहीं न कहीं थोड़ा पीछे रह गया। और वो हमारे मूल निवासी हैं और पूरे देश में है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में ही आदिवासी है, हर देश में मूल निवासी होंगे, वैसे भारत में भी है। समझ आया? तो ये यात्रा थी जो हमने प्राचीन काल में देखा। अब जो हमारा विषय है आज का, उस विषय में हम बात करेंगे और कौन कौन से फ्रीडम फाइटर हुए उस पर चर्चा करना जरूरी है। तो रानी दुर्गावती आप लोग यहाँ देखेंगे होंगे, उनका समाधि स्थल है ये नरई नाला के पास में, है ना। तो अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो रानी दुर्गावती जो थी, ये थी कालिंजर की। कालिंजर जो है यूपी के बांदा के साथ, और इनके जो दो राजा है उनका नाम है दलपत, उनसे हुआ था। और रानी की जो सबसे प्रमुख योजना जो है, जो हम इनको पढ़ते हैं, वो इसलिए कि जो राजा दलपत थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और रानी के जो पुत्र थे वीर नारायण, वो अल्पवयस्क यानी युवा नहीं होते, छोटे थे। तो उस समय रानी ने अपने पुत्र को राजा घोषित कर दिया, और राजा घोषित करके और उनके संरक्षिका बन के शासन करने लगी। तो उस टाइम जो मुगल पीरियड में, आप उनका जन्म देखेंगे 1524 में है, और 1556 में मुगल बादशाह अकबर शासक बनते हैं। 1556 में तो मुगल बादशाह जब अकबर शासक बनते हैं तो अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करते हैं। और उस दौरान उनकी जो निगाह है वो आती है मालवा और गोंडवाना के क्षेत्र पे। तो ये गोंडवाना का ही क्षेत्र है जबलपुर। इस पर ध्यान इसलिए आया कि मालवा खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और जो गोंडवाना था एक नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ कृषि अच्छी होती थी। कृषि वही अच्छा होगा जहाँ नदियां होंगी। और उस समय राजस्व पर जो स्रोत होते थे वो क्या होते थे, कृषि से ही लगान लिया जाता था। तो अब अकबर के लिए गोंडवाना जीतना जरूरी हो गया था। तो अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में अपनी एक सेना भेजा रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए। रानी को चाहती समर्पण करके और अकबर के सानिध्य में ही शासन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष को चुना। उन्होंने अकबर की अधीनता को नहीं स्वीकार किया और महिला होते हुए उन्होंने संघर्ष किया। याद रखना, मध्यकालीन भारत की भारतीय महिला पहली भारतीय महिला है जिन्होंने युद्ध के मैदान में उतरी। इसके पहले कोई भारतीय में नजिया सुल्तान थी, लेकिन वो भारत की नहीं थी, वो बाहर से आए थे, वो तुर्की थे, वो की बेटी थी, लेकिन ये भारतीय महिला थी, हमारे देश की थी, जिन्होंने लड़ाई लड़ा। तो पहली महिला तो रानी दुर्गावती जो लड़ाई लड़ती है गोंडवाना क्षेत्र के लिए, वो 1564 ईस्वी में, यही जो आपका नरई नाला बोलते हैं नरई, यहीं पर हुआ था जहां उनका समाधि स्थल बना हुआ है। अकबर की सेना में 40,000 सैनिक थे और रानी दुर्गावती की सेना में 30,000 सैनिक थे। तो देख कर ही हाथ स्वीकार कर लेगा कौन है। दूसरी चीज, सेना का धुरंधर तो था ही, रानी के पास कोई कुशल योद्धा नहीं थे, और जो भी थे तो फिर तीर और धनुष से लड़ने वाले थे। अकबर के पास बंदूकें और तोप थी। तो सोचिए ऐसे समय में कितना साहस दिखाया होगा रानी ने लड़ने के लिए, और आखिरकार वो युद्ध के मैदान में आई और लड़ी। और जब अंत समय में उनको ये लगा कि अब हम हार जाएंगे, तो युद्ध से भागी नहीं बल्कि खुद अपने से मारकर अपनी हत्या कर ली। यानी यह नहीं चाहती थी अकबर हमें गुलाम बनाए, यानी उसका सेनापति आसफ का, और इस प्रकार से रानी ने अपना बलिदान दिया। तो ये एक भूमिका है जो पहला हम पढ़ रहे हैं रानी दुर्गावती के बारे में, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। आप जबलपुर स्टेशन के पास जाएंगे तो वहां भी इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये जो थे रानी दुर्गावती के ही वंशज थे, जिनका प्रमुख योगदान रहा 1857 के क्रांति में। 1857 क्रांति जानते हैं आप लोग कि जब 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई, तो उस समय शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, और इस
विद्रोह में शामिल हुए, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये इनका इसलिए जरूर है कि रानी के ही वंशज थे और उन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया, इसलिए भी आपको जानना जरूरी है। आंदोलन में सामान्य आदिवासी नायकों की भूमिका है। तो अब हम एक एक आदिवासी नायक के बारे में आप जानेंगे, जिसमें तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हू, संध्या मामा, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी जटिल्लू। इसमें हो सकता है आपको कुछ नाम पता हो और कुछ नाम न पता हो। जो नहीं पता है आप उनके भी बारे में ध्यान से सुनिएगा। यह सिर्फ हमारे आदिवासी समाज का नहीं, पूरे देश के गौरव है और कहीं न कहीं आज इनकी जरूरत है। जो ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, इनका इतिहास उपेक्षित था, नहीं लिखा गया था, इसलिए रिसर्च करके ये सारी चीजें की जा रही है कि लोग इतिहास जाने कि हाँ आदिवासी समाज का भी इतिहास है और आप भी गर्व कर सके कि हाँ हमारे समाज का इतिहास कितना अच्छा है, कितना लोगों ने संघर्ष किया, कितना बलिदान दिया। और यह सोचिए कि जिन चीजों के लिए संघर्ष किए, अपना बलिदान दिए, क्या आज हम उस रास्ते पे है या उन नियमों पे चल रहे हैं जैसा वो चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे। इस आगे वर्तमान को समझने के लिए और भविष्य में किस रास्ते पर जाना है, ये समझने के लिए हमें इतिहास जानना जरूरी है। और तभी आप अनिवार्य रूप से 10th तक तो इतिहास पढ़ते हैं और आगे भी आप ऐच्छिक विषय के रूप में वो रास्ता चुन लेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक समाज में हैं, नागरिक, उन्हीं के बारे में हम अभी विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। का कुछ नहीं सोच पाते हैं, लेकिन इतिहास जो विस्तृत रूप से पढ़ते हैं उससे पहले बहुत जगह विद्रोह हुए। संथाल के क्षेत्र की मैं बात करूं तो झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, वहाँ के जो पठारी क्षेत्र हैं उनका मूल निवास माना जाता है। और उनकी उपलब्धियों की मैं बात करूं तो हमारे देश की आदिवासी समुदाय की पहली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो उस समाज से आए। मुख्य पेशा उनका रहा जंगलों की कटाई करके कृषि करना। आपको पता है यूरोपीय लोग, पर्टिकुलरली अंग्रेज, वे लोग व्यापारी थे और व्यापारी लोग मीन्स व्यापार का उद्देश्य होता है मुनाफा। पहले हमारे यहाँ जब राजतंत्र था तो राजा लोग को लोगों से केवल लगान का मतलब था, लगान एक निश्चित मिल जाता था, कोई हस्तक्षेप अधिक नहीं। उससे पहले आदिवासी अपने इलाके में हर प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। लोकल सौदागरों को वो जंगल के उत्पाद और दूसरी चीजों का संभावना ढूंढ लेती है। जैसा सर ने बोला कि आपको पता होगा कि 1757 पलासी का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेजों के पैर यहाँ पर जमे और उसके बाद उन्होंने अपनी करामात शुरू की। लेकिन उससे पहले ही संथाल समाज में उनके हस्तक्षेप बढ़ चले थे। संथाल समाज को जंगली इलाकों में उन्होंने जाके विकसित कराया और उनका एक तरीके से फायदा उठाया। उनका पेशा था जंगलों की कटाई करके कृषि योग्य जमीन बनाना। तो संथाल लोगों ने कृषि योग्य जमीन बना दिया, सब कुछ सही चल रहा था। अब उनकी निगाह ये बनी कि अगर यहाँ खेती हो रही है तो उससे अधिक लगान मिले और खेती हो रही है तो किस चीज का, जो नकदी फसलें हैं उनका अधिक से अधिक खेती कराया जाए और उससे लाभ कमाया जाए। इस सिचुएशन में तिलका मांझी उठ खड़े हुए। उनका मूल नाम था जबरा पहाड़िया। तिलका शब्द का मतलब होता है बहुत ही उग्र और मांझी उस समाज में मुखिया को मांझी कहा जाता था। तो आप जरा तारीख का ध्यान रखिए, 1750 में जन्म लेते हैं और पलासी के युद्ध के आसपास के क्षेत्र में ही वो प्रभावशाली बनते हैं। अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो हमारे जो पारंपरिक हथियार हैं, जो पारंपरिक युद्ध के तरीके हैं, सभी लोग और अन्य पदाधिकारी पर हमले किए गए, जिसके बाद समझिए उसके लिए जिम्मेदार ठहरा के उनको धोखे से पकड़ लिया गया। यानी पहले तो इनाम घोषित किया गया और किसी व्यक्ति ने इनाम के लालच में उनकी एक तरीके से मुखबिरी दे दी। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये दोनों भाई थे और इन भाइयों के साथ उनके बहनें और उनके पूरे परिवार के लोग। सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्ती भू राजस्व व्यवस्था थी
उसमें जमींदारों को प्रमुख रोल आ गया। लोग अपनी कृषि का ऋण नहीं चुका पाते थे, कृषि महाजनों से कर्ज लिया उन्होंने, कर्ज भी नहीं चुकता हो पा रहा है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, उनकी जमीनें जाने लगी, महाजन उनके जमीन हड़प लिया करते थे। अंग्रेजों के साथ साथ बहुत सारे एजेंट ने भी लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो उसमें मुख्य रूप से थे जमींदार और महाजन। फिर संथाल विद्रोह 1855 के आसपास में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े पैमाने पर हुआ है। उसके द्वारा कहते हैं विरोध मनुष्य की प्रकृति है, इंसान का फितरत होता है एहतजाज, यानी विरोध करना, नतीजे भले जो हो, कम से कम इंसान अपने ताकत से पूरे तरीके से उठ खड़े हुआ है। झुकने से बेहतर होता है विरोध करना। और ये सभी अपने एक तरीके से जान न्यौछावर कहते हैं ना कि जान दांव पर लगाना, उस प्रकार से पूरा समाज उठ खड़ा हुआ। कहाँ अंग्रेज मॉडर्न बंदूकें वाले पूरी से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया। 1855 में सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई, लेकिन विद्रोह दब गया। सिद्धू और कान्हू जी अपना बलिदान दे दिए, उनके अधिकार क्षेत्र में ही रहने दिया। उसके बाद फिर उन क्षेत्रों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जैसा कि पहले होता था। तांत्या मामा भी मालवा क्षेत्र के खांडवा में इनकी जन्मभूमि रही और आज भी इनका तीर्थ क्षेत्र है। पाताल पानी इंदौर के बगल में है। गानों वगैरह में इनका जिक्र अक्सर होता है। इनको कहते हैं भारत का रॉबिन हुड। भारत का रॉबिन हुड से पहले रॉबिन हुड कौन थे जानिए? वे राजा के खजाने से धन को लिया करते थे और फिर गरीबों में बांटते थे। और उनकी विशेषता थी कि पारंपरिक जो युद्ध कौशल है, तीरंदाजी, तलवार और भाले का प्रयोग वे बहुत निपुणता से करते थे और जंगल वगैरह का बहुत अधिक जानकारी था उनको। तुरंत वो राजा और उनकी सैनिकों से रॉबिन हुड भाग जाया करते थे, कभी किसी के हाथ नहीं आते थे। तांत्या मामा की भी यही विशेषता थी। गुरिल्ला युद्ध आप जानते हैं क्या होता है, यानी तुरंत चुप जाना। तो गुरिल्ला युद्ध के लिए जरूरत है कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप वॉर कर रहे हैं उसकी अधिक जानकारी होनी चाहिए आपको। अंग्रेज और उनके सेना वे सारे बाहर के लोग जंगल वगैरह की चीजों को भी प्राप्त करने के लिए आदिवासियों का ही सहारा लिया उन्होंने, क्योंकि उनको अंदर की चीजें पता थी कहाँ से कौन से उत्पाद लाना है। अब वही जानकारी यहाँ फायदे आ रही है कि तुरंत लूटपाट होती थी और तुरंत पलक झपकते सभी गायब। गुरिल्ला युद्ध के कारण कभी वे हाथ नहीं आए। वे गरीबों और किसानों की मदद किया करते, लोग उन्हें भारतीय रॉबिन हुड कहते। 75 में 15 नवंबर के दिन इनका जन्म हुआ था। अपनी स्थानीय संस्कृति को फिर से अपनाना, उनको गौरव दिलाना। अंग्रेज लोग का व्यापार करना तो इरादा था ही, साथ में आदिवासी समाज और हर प्रकार के समाज में जाके वे अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। तो बिरसा मुंडा जी के साथ भी यही हुआ। इनके समाज में जोरों शोरों से प्रचार चल रहा था। बचपन में ये भी कॉन्वेंट स्कूल में गए, धर्म परिवर्तन की कोशिश इनकी हुई, लेकिन इस लोगों को भी उन्हें भी एक चेतना जगाया। इनके आंदोलन को उल जिसका मतलब होता है सूर्य देवता को माना जाता है। उनका मानना था कि सूर्य देवता की प्रभुता रहे, अंग्रेजी राज की प्रभुता ना रहे। वहाँ की रानी उस समय विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया रही होगी। कि रानी को हम नहीं मानते, हम अपने स्थानीय देवताओं को मानते हैं। ब्रिटिश शोषण, जमीन छिन रही थी, ये सब हो रहे थे, इसके खिलाफ तो हुआ ही, और साथ में अपनी संस्कृति को भी बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। इनको जेल में गिरफ्तार कर दिया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में जेल में मर गए। ये कहते हैं कि 25 की उम्र में इंसान को पूरी तरीके से अकल आता है, और 25 की उम्र में ही इनका जीवन लीला समाप्त हो गया। लेकिन काम इन्होंने इतना किया कि आज हम और आप सभी
इनका पुण्य स्मरण करते हैं। और बिरसा मुंडा नहीं कहा जाता बल्कि भगवान बिरसा कहा जाता है। हम सभी अपनी हिंदी और लिटरेचर की किताबों में पढ़ते हैं भगवान बिरसा, लेकिन सोशल साइंसेज में ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाता है, भावनाओं को थोड़ा दूर रखा जाता है। चल रहा था गांधी जी और कांग्रेस की बहुत मजबूत पकड़ उस समय तक 1920-21 तक केवल शहरी क्षेत्रों में हो पाई थी। उन्होंने शुरू कर दिया जिस प्रकार में चाहे शहरी क्षेत्र में वैसे हो रहे हैं, लेकिन फिर अवध के किसानों में हमने देखा कि अवध के किसान अंग्रेजों के खिलाफ, जो उनके लोकल जमींदार हैं, जो हर प्रकार से उनकी मेहनत की कमाई को झटक लेते, उनके खिलाफ भी वो चला। उन्होंने नाई दो भी बंद किया ताकि वो जो सर्विसेज दे रहे हैं जमींदार उनका महत्व समझे, और उन्हें पता चले कि वो सर्विसेज जब नहीं मिल रही, नाई दो भी बंद की सर्विसेज नहीं मिल रही है, तब फिर उसका क्या महत्व है पता चले। गुडेम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू ने, हालांकि अलूरी सीताराम राजू स्वयं जनजातीय समाज के नहीं थे, लेकिन जनजातीय समाज को संगठित करने में, रामपा विद्रोह चलाने में, अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को संगठित किया, रामपा विद्रोह चलाया। और दूसरी बात, गांधी जी के विचारों के बहुत अधिक समर्थक थे। वे लोगों को अल्कोहल को त्यागने में और हर प्रकार की बुरी आदतों को त्यागने के लिए जागरूक कर रहे थे, स्वदेशी अपनाने में, कि अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करिए, जो लोकल चीजें बनी हुई है उसको अपनाइए। लेकिन एक अंतर रहा कि गांधी जी अहिंसा पर जोर देते थे, अहिंसा की जगह इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, यानी आक्रमण करना और फिर तुरंत चुप जाना, और उन्हें गोली मार दी गई। अलूरी सीताराम राजू अभी भी वर्तमान बलिदान के एक बड़े प्रतीक है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक जिले का नामकरण उनके नाम पर किया गया और उन्हें कहा जाता है मन्नेम वेडुरी, मतलब जंगलों का वीर। सोचिए, जैसे मैंने कहा कि बिरसा मुंडा जी 25 वर्ष की उम्र में जदोनांग, ये मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में इनका पूरा कबीला रहता था और अंग्रेजों की पकड़ वहां भी हो चली थी। तो जदोनांग आंदोलन चला रहे थे, जो एक आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन था, यानी लोगों को अपना व्यवहार सुधारने, अच्छी आदतें अपनाने पर जोर दिया जाता था। और बीच में आ गए अंग्रेज। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के रहते समाज सही रास्ते पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेज लगातार फायदे उठा रहे थे, हर प्रकार के काम कराना। और जैसा कि बिरसा मुंडा जी ने, जो धर्मांतरण हो रहा था, अंग्रेजी राज में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा था, बिरसा मुंडा जी ने विरोध किया, अपनी संस्कृति को बचाने की बात की। इन्होंने भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थी, 13 वर्ष की उम्र में आंदोलन शुरू कर दिया। जदोनांग इनके चचेरे भाई थे और इसी आंदोलन के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई थी। के लिए संगठित किया। फिर ब्रिटिश सरकार ने उनके कारण तंग आकर उनको पकड़ के जेल कर दिया। अपने जीवन के 14 वर्ष जेल में इन्होंने बिताए। 1932 में इनको आजीवन कारावास हो गया, जेल हो गया। 14 वर्ष जब इन्होंने जीवन बिता दिए तो उस समय तक हमारा देश आजाद हो चला था। उस समय पूरे सम्मान के साथ एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जेल से बाहर किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुद गए थे और उन्होंने इनको उपाधि दिया रानी माँ की। तो आज भी इनको रानी माँ की उपाधि से ही जानते हैं, रानी गाइडलियो। तो इन सभी जो वर्तमान यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान था वो सारी चीजें आपको लोगों ने जाना।
और हम लोग कोशिश किए सिर्फ उन्हीं नायकों के बारे में या वीरांगनाओं के बारे में बताए जो बहुत जरूरी है ना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, बहुत आंदोलन हुए, आदिवासी आंदोलन, जिन पर हम लोग चर्चा नहीं किए। उसका कारण समय अभाव और इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसका हम लोग चर्चा करें। जो ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए वो आपको बताएगा। तो उसका तुलना हम हमेशा वर्तमान से करते हैं। कई बार हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम बार बार ये बोलते हैं कि जो आप पढ़े उससे क्या सीखे। सीखने का मतलब उसका वर्तमान में क्या उपयोग है ना। क्योंकि अगर कोई चीज हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ाया गया है जा रहा है, तो क्यों बताया का या ये जो गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य है कि लोग जो है आदिवासी समाज के जो नायक हैं उनके बारे में जाने, उनको समझें। और सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनका इतिहास जो है उपेक्षित रखा गया, नहीं लिखा गया, बताया नहीं गया, जितना था उतना नहीं बताया गया। इसलिए भी जरूरी है कि आप जानिए इनके इतिहास के बारे में। बहुत सारी चीज हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को नहीं पता रहा होगा जो आप जाने होंगे, जैसे रानी केदुनल्लू के बारे में कि 13 वर्ष की अवस्था में आंदोलन में चली आई। यानी जब 13 वर्ष की अवस्था में अपना घर नहीं छोड़ते उस उम्र में आंदोलन कर रही है, और भी अंग्रेज जैसे शक्तिशाली लोगों के सामने वो आंदोलन कर रही है। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखे हैं कि सारे आंदोलन चले और सभी आंदोलनों का दमन हो गया। यानी अंग्रेजों ने अपने कार्रवाई के द्वारा उनको समाप्त किया। ऐसा क्या रहा कि इन आंदोलनों को बहुत आसानी से ये दमन करने में सफल हुए। देश में तो और भी आंदोलन चले, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, उनका आंदोलन इतना आसानी से नहीं दमन हुआ, लंबा आंदोलन चला। आप देखेंगे आदिवासी आंदोलन जो भी चलाए गए 4 महीने 6 महीने साल भर में उनका दमन कर दिया जाता था, समाप्त कर दिया जाता था। उसका रीजन जो था सबसे पहला तो हम ये कहेंगे कि ये जो आंदोलन हुए आदिवासी आंदोलन वो क्षेत्र विशेष में थे। यानी इनका प्रसार पूरे भारत में नहीं था, कुछ सीमित क्षेत्रों तक था। और जब कोई चीज एक सीमित क्षेत्र तक रह जाता है तो उनको हमें समाप्त करने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है, हम आसानी से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जिसका प्रसार बहुत फैल जाता है उसको आसानी से दमन नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, आदिवासी समाज के जो आंदोलन का स्वरूप था ये बहुत ही हिंसक था। और गांधी जी का जो सीधा संदेश था अहिंसा, सत्य और अहिंसा। जब आप हिंसा करेंगे तो सामने वाले को अवसर मिलता है कि आपका जवाब हिंसा से दे, और जब आप अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे तो सामने वाला आपकी हिंसा नहीं कर सकता, और जब आप पे हिंसा नहीं कर सकता है तो आपका आंदोलन का निरंतर चलता रहता है। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि धरना दो, हड़ताल करो और संवैधानिक नियमों के तहत अपनी मांगों को रखो। समझ में आया कि अब हमें जीवन में कभी कोई आंदोलन करना हो किसी भी आदिवासी समाज को तो संवैधानिक नियमों के दायरे में हाथ जोड़ते हैं कि हम आपकी बातों का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अवज्ञा करेंगे। तो सीखिए कि कहाँ गलतियां हुई आंदोलन में और क्या हमें सीखना है कि अब भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि जब जब कोई आंदोलन हिंसक होगा उसका दमन करना आसान हो जाएगा। तो कभी भी हिंसक आंदोलन का सहारा जीवन में नहीं लेना। आंदोलन हिंसक हुआ तो सरकार को दमन करने में आसानी होगा, क्योंकि सरकार सीधा बोलेगी कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक थे। जो सरसर ने बताया, पहले भी बताए कि उनके पास जो है आधुनिक शस्त्र नहीं थे, जो हथियार से लड़े उनके पास धनुष, तीर, यही सब थे, तलवार वगैरह। लेकिन जो भी विदेशी आक्रांता हुए, चाहे मुगल काल के रहे हो चाहे आधुनिक अंग्रेजों की बात करें, इनके पास मॉडर्न हथियार थे, यानी आधुनिक शस्त्र थे, बंदूक थी, तोप थी, गोले बारूद ये सारे थे। तो आप इनका सामना नहीं कर सकते तलवार से या फिर तीर धनुष से। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि कितने सीमित संसाधनों में समाज के लोगों ने कितना अच्छा उपाय निकाला, वो था गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध का मतलब ये है कि आप छिप कर वार करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होगी तो हम लड़ भी तो नहीं सकते और हमारा आंदोलन सीमित क्षेत्र में है। दूसरी चीज, उस समय तो कोई सोशल मीडिया इंटरनेट तो था नहीं कि हम प्रचार कर रहे माध्यम से संदेश देते सब तो फैल जाएगा, सब समाज में सब लोग आकर एकत्रित हो जाएंगे आंदोलन के लिए। तो उस समय कोई संचार माध्यम था नहीं कि हमारी बातें बहुत दूर तक चली जाए और लोग आए और हमारे आंदोलन में सम्मिलित हो। तो जब सीमित क्षेत्र में थे तो उस समय सबसे आसान तरीका यही था कि हम अपने दुश्मन, हमारा दुश्मन ज्यादा संख्या में हो तो हम उसको छिप कर मारे। कि आप क्या करते थे, ये लोग नदी, घाटियों, पहाड़ों के पीछे छिपे होते थे और जब अंग्रेज की सेना आगे निकल जाती थी पीछे से ऊपर अटैक कर देते थे।
और जब तक उनकी सेना आती थी फिर ये जाकर छुप जाते थे पेड़ों पर, पहाड़ों के नीचे। तो ये होता है गुरिल्ला युद्ध, कि छुप कर वार करना और फिर छिप जाना, या तीर धनुष से पेड़ों पर बैठ कर वार कर देना। तो ऐसा उस समय आदिवासी समाज के आंदोलन में हमें देखने को मिला। तो ये थे उनकी रणनीतियां कि कैसे अपना युद्ध करते थे, और हमने ये बताया कि कैसे वो असफल हो जाते थे। कि ईसाई मिशनरियां आए भारत और उन्होंने जो आदिवासी समाज के लोग थे वहां समाज में पहुंचकर वो क्या किए, उनके धर्म में परिवर्तन करके उनको ईसाई समाज में बदल रहे थे। ये सबसे बड़ी चीज थी, और जिसका स्वरूप आज भी आपको देखने को मिलेगा। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जो 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा ईसाई समाज के लोग हैं। जो कभी आदिवासी हुआ करते थे वो क्या है, धर्म परिवर्तन करके आज ईसाई बन गए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बंधुओं के सब को किया गया, लालच भी दी गई, अलग अलग पैसों के अलग अलग माध्यम से लालच देकर स्कूलों में धार्मिक शिक्षाएं ईसाइयों के द्वारा दी गई। इसके अनुसार उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन कराया। तो ये सारी चीजें थी जो उस समय अंग्रेजों द्वारा की गई। क्योंकि सीधी सी बात है ये, और आदिवासी समाज की आज भी जो स्थिति है हमारे देश में लगभग 8.5 से 9% है। तो ठीक ठाक एक 10% के आसपास एक आबादी है। अगर हमारे देश का एक हिस्सा जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ा होगा तो ठीक वैसे ही समझिए कि अगर हमारे शरीर का 10% हिस्सा न काम करे तो हम कैसे चल सकते हैं? क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो जब तक शरीर के सारे अंग काम नहीं करेंगे तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे। आपका ध्यान वही जाएगा जो शरीर में आपको कुछ कमी होगी, कमजोरी होगी। तो सबको यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ देश, एक अच्छा देश बनाने के लिए ये जरूरी था कि हम सब यानी एक अच्छे शरीर को मेंटेन रखते हैं, उससे पूरे समाज को हम आगे लाए। और किसी भी समाज को आगे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है उसको शिक्षा से जोड़िए। आप उसको कुछ भी सुविधा मत दीजिए, बस शिक्षा से जोड़ दीजिए। वो अपने खुद के समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में हर चीज सीख जाएगा। उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस आप शिक्षा दे दीजिए। और वही सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। जैसा आपको स्कूल में सरकार ने क्या किया कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप स्कूल में आ जाइए। आप स्कूल में आइए, हम सारी शिक्षा आपको यहाँ देंगे। आप खुद इतने योग्य बन जाएंगे, इतने सक्षम बन जाएंगे कि खुद आप अपने जीवन का निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर न तो कोई आपको गुमराह करेगा, न तो कोई आपके कल्चर में हस्तक्षेप करेगा, और न ही कोई आपकी धार्मिक मान्यताएं उसमें बाधा पैदा करेगा। क्योंकि आप खुद जागरूक हैं, खुद सक्षम है, आप जानेंगे कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्य धारा से न जुड़ा होना, और उसका समाधान ये निकाला गया कि पहले उनको शिक्षित किया जाए। तो शिक्षित होंगे तो सिर्फ मुख्य धारा से